देश में आप सभी का स्वागत है। मुंबई से मैं हूं सोहित मिश्रा और दिल्ली से मेरे साथ हैं शरद शर्मा। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की सत्ता में मौजूद महाविकास आघाड़ी के नेताओं के बीच बयानबाजी लगातार जारी है। सोमवार की अगर बात करें तो शिवसेना ने अपने मुखपत्र के जरिए कांग्रेस पर हमला बोला, तो वहीं कांग्रेस ने भी इसका जवाब दिया। देखिए रिपोर्ट। सोमवार को अपने मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना ने राज्य में सहयोगी पार्टी कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस की ओर से अकेले चुनाव लड़ने के बयान पर जवाब देते हुए संपादकीय में कहा गया कि किसी पार्टी की ओर से अकेले चुनाव लड़ने की बात करने में कुछ गलत नहीं है, बस उन्हें अपने पैरों के नीचे की जमीन जांच लेनी चाहिए। अपने बल पर चुनाव लड़ने की बात करने वालों को लोग जूते से मारेंगे। इससे एक दिन पहले शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक का पत्र सामने आया था, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे को बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाने का सुझाव दिया है। हालांकि संपादकीय के जरिए कांग्रेस को घेरने वाले संजय राउत का कहना है कि सब कुछ ठीक है। हम तीनों एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये सरकार चलाने की कमिटमेंट 5 साल की है। चाहे कि बाहर के लोग जो सरकार बनाना चाहते हैं, जिनकी सत्ता चले जाने से बहुत ही उनको पेट में दर्द है, वो लोग चाहे कितने भी कोशिश करें, लेकिन ये सरकार 5 साल चलेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि राज्य में कांग्रेस का कद बढ़ने की वजह से दूसरी पार्टियां बौखला गई हैं। हालांकि इन्होंने भी दोहराया कि महाराष्ट्र की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और इसी का डर भी कई राजनीतिक पार्टियों को भी जा रहा है और इसी कारण बौखलाए हुए ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं। कौन से राजनीतिक पार्टियां जो हम किसी को नाम नहीं लेंगे। ये सरकार में कोई खतरा नहीं है कि 5 साल ये सरकार ना चले। हम कांग्रेस की तरफ से पूरा समर्थन उद्धव ठाकरे साहब के सरकार को है। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रशांत किशोर से मुलाकात की है। 1 महीने के भीतर उनकी ये दूसरी मुलाकात है और इसे लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों से मिलने का कार्यक्रम भी रखा है। तीनों पार्टियों के नेता जहां मीडिया के सामने ये कह रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी के बीच हुए मुलाकात के बाद समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। शिवसेना और कांग्रेस अब अचानक सामने सामने है और शरद पवार दिल्ली में क्या कुछ करते हैं, ये देखना अहम होगा। मुंबई से धनेश और अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के खरीदे गए इस खूबसूरत बाग के साथ तमाम बदसूरत विवाद जुड़ते चले जा रहे हैं और सबसे पुराना विवाद ये है जिसमें दावा है कि ये ज़मीन हाजी फ़कीर मोहम्मद वक्फ़ की है, जो 1924 में वक्फ़ की गई थी। ये वक्फ़ अलल औलाद था, जिसमें उनके वंशज इस ज़मीन का उपयोग कर सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते। इसे बाद में बेचने पे मुकदमेबाजी हुई और अब उनके वारिसान बड़ी अदालत में इसे चुनौती देना चाहते हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेचे गए इन बागों पर अभी भी वहीद अहमद और उनके भाई अपने कब्जे का दावा करते हैं। वे बाग में चौकीदार से भी मिलाते हैं जो उनके लिए बाग की रखवाली करता है। वे कहते हैं कि ये ज़मीनें उनके पूर्वज फ़कीर मोहम्मद ने वक्फ की थी। उनका इल्ज़ाम है कि इसे बेचने पर रोक के बावजूद उनके ख़ानदान के कुछ लोगों ने इसे बेईमानी से हरीश पाठक को बेच दिया और हरीश पाठक ने धोखे से ट्रस्ट को बेच दिया। हमें तो नहीं लगता कि इसमें ट्रस्ट के लोग इस तरह का कोई वो काम करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी आस्था के साथ जुड़ा हुआ मामला है और भगवान राम का मामला है। अयोध्या का जुड़ाव काफ़ी दिन से भगवान राम का रहा है और इस तरीके से उस मजहब को मानने वाले ऐसा नहीं करेंगे। इसमें जो बिचौलियाँ हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, लगता है उन लोगों के कुछ फ्रॉड किया गया है। ये बाग अभी भी वहीद के दिल में बसते हैं। उनका कहना है कि 2017 में जब उनके रिश्तेदारों ने हरीश पाठक को बेचा, तब उन्होंने उसे चैलेंज किया था और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने उन्हें लिख कर दिया था कि वक्फ के कानूनी सलाहकार ने जांच कर बताया कि यह ज़मीन हाजी फ़कीर मोहम्मद और मुसम्मात बख्तावर बीबी के वक्फ अलल औलाद की है, जिसे उन्होंने 1924 में वक्फ किया था। वक्फनामे में इसका जिक्र है और यह वक्फ की दफ़ा 37 में दर्ज है। वहीद का इल्ज़ाम है कि इसे बेचने वाले उनके रिश्तेदारों ने बाद में कुछ गड़बड़ कर
वक्फ बोर्ड से लिखवा लिया कि यह वक्फ की ज़मीन नहीं है, जबकि उनके पास 1924 में ज़मीन को वक्फ करने के सारे दस्तावेज मौजूद हैं। अब क्या करने जा रहे हैं? अब इसको चैलेंज करेंगे सर, और ये कोरोना की वजह से थोड़ी देर हो गई है, वकीलों से हमारी बात हो गई है। अब बहुत जल्दी ही हम लोग इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि हमारे ये जो जफर फारूकी साहब ने सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ने जो कहा है कि नहीं है, तो इसको चैलेंज करेंगे। वक्फ की बताई जा रही ज़मीन को खरीदने बेचने वाले हरीश पाठक का अयोध्या का घर धोखाधड़ी के मामलों में कुर्क है। उस पर सरकारी ताला लगा है। वो एक बकरी खरीदने पर कुछ दिनों में 2 बकरी वापस करने की योजना चलाते थे। उनके खिलाफ हुई FIR में उन पर आरोप है कि वो निवेशकों की हज़ारों बकरियां और लाखों रुपए लेकर फरार हैं। उनकी फर्म में बकरी का इन्वेस्टमेंट करने वाले राम सागर चौधरी ने भी उन पर केस किया है। बताए थे कि 42 महीने के बाद मैं आपको डबल दे दूंगा, लेकिन जब 42 महीना वो हो गया, जब हम लोग गए वहाँ फैजाबाद लाने के लिए, तो कंपनी बंद करवा दिए। उसके बाद में हम लोगों को गाली भी दिए। फिर हमने कप्तान साहब के यहाँ जाकर दरखास्त दिया, तो मतलब किसी तरह मुकदमा तो लिख गया, लेकिन गिरफ्तारी को भी मतलब अभी तक नहीं हो पाई है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट को मंदिर के लिए किसी से भी ज़मीन खरीदने का कानूनी अधिकार है, लेकिन अगर सौदा किसी ऐसे शख्स के साथ किया जाए जिसके ऊपर धोखाधड़ी के मुकदमे हो, जिसका घर कुर्क हो और पुलिस की नज़र में जो फरार हो, तो बदनामी तो होती ही है। तो क्या अयोध्या का कोई शख्स राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बदनामी की परवाह किए बिना इसमें शामिल है? ये जांच करना होगा। अयोध्या में राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। यूपी सरकार ने कहा है कि वो आज से रोजाना 6 लाख लोगों का टीकाकरण का लक्ष्य लेकर चलेगी। ये बहुत अच्छी बात है, सराहनीय बात है, लेकिन ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि आप ये देखिए कि कितने महीनों से देश के अंदर टीकाकरण चल रहा है, लेकिन अभी तक यूपी में केवल 2% आबादी का ही पूरा टीकाकरण हो पाया है। आलोक पांडे की रिपोर्ट। हम इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर का जो रास्ता है उसके सामने हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत सारे पोस्टर यूपी की वैक्सीनेशन ड्राइव को लेके यहाँ लगाए हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों के चेहरे आप देख सकते हैं। और यूपी सरकार का ये कहना है कि आज से 6 लाख वैक्सीनेशन वो डेली करेंगे, लेकिन शायद सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये जो टारगेट है ये कैसे अचीव होगा। बाहरी लखनऊ के सरकारी अस्पताल में पहले घंटे में बस एक बुजुर्ग महिला टीका लेने के लिए आई। यूपी की 23 करोड़ की आबादी में 10.9% लोगों ने कम से कम टीके की 1 डोज ले ली है, लेकिन 2% से भी कम को दोनों डोज लगी हैं। जून में यूपी में रोज 3.5 लाख लोगों को टीका लगता रहा, यानी 6 लाख टीके रोज लगाने के लिए रफ्तार लगभग दुगनी करनी होगी। अगर इससे बुखार आ सकता है तो कोई दिक्कत होगी तो बुखार की दवा ले लीजिएगा। मैम औसतन कितने लोग आपके यहाँ आ रहे होंगे? कभी 50 आ जाते हैं, कभी 60, कभी 30, जैसा मतलब कभी कभी मौसम खराब होता है तो 30 से 20 आते हैं। अच्छा, नहीं मौसम अच्छा रहता है 50-60 भी आ जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है मैम कि पूरे 100 के 100 आ गए हों जैसे एक दिन में? 100 भी आते हैं। 100 भी कभी कभी? जी जी सर 100 भी हो जाते हैं, कभी कभी 102, 5, 10 भी हो जाए। अच्छा, अरे ये देखिए मुख्यमंत्री भी लगवा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी लगवा रहे हैं। यूपी की दूसरी बड़ी चुनौती है टीके को लेकर हिचक, खासकर राज्य के ग्रामीण इलाकों में। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के गांव का नजारा है। ये गांव बनारस से बस 50 किलोमीटर दूर है। हम बोल रहे हैं कि सरकार आपको राशन बंद कर देगा, ये मतलब सारी चीजें कर देगा। कह रहे हैं कि ठीक है कर देने दो, और कुछ लोग तो इतना वो करने लगे, पैर तक पकड़ने लग रहे हैं कि मैडम हमें नहीं लगवाना है, आप चली जाइए। वैसे हापुड़ में कुछ उम्मीद पैदा करने वाले लक्षण दिखे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस जिले में बहुत सारे अस्पतालों में सुबह से ही लंबी कतारें रहीं। हालांकि यूपी में कोविड टीकाकरण की चुनौती अब भी काफी बड़ी है। हापुड़ से मोहम्मद अदनान और चंदौली से संतोष के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया। अगरतला के 41 साल के हबीब मियां को बिना किसी कसूर के 4 साल जेल में रहना पड़ा। अब बेंगलुरु की NIA अदालत ने उन्हें बरी किया है। उन पर आतंकवादियों की मदद का इल्जाम था। UAPA के तहत 4 साल बिना ट्रायल के हबीब मियां को बेंगलुरु सेंट्रल जेल में रखा गया।
2005 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हुए आतंकी हमले के सिलसिले में पुलिस ने हमले के 11 साल बाद हबीब मियां को गिरफ्तार किया था। हबीब मियां की ही तरह 27 ऐसे आरोपी अभी भी कर्नाटक की जेलों में बंद हैं, जिन्हें 2013 में बेंगलुरु में हुए बीजेपी दफ्तर के बाहर धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और अब तक इनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। 4 साल में मेरा पूरा टाइम वेस्ट हुआ। अगरतला की एक मोटर गैराज में मैकेनिक थे हबीब मियां। 4 साल बाद जेल से छूटे हैं। अदालत ने माना है कि वो आतंकवादी नहीं थे, लेकिन इस खुशी पर यह गम भारी है कि उनकी गिरफ्तारी के सदमे से पिता की मौत हो गई। 4 साल मेरा टाइम बर्बाद हुआ। इसके बाद मेरे को अभी छोरा है और 4 साल में मेरा पूरा टाइम वेस्ट हुआ। कुछ भी जेल का हालात, मेरा फादर, ये सुन के मेरा फादर का भी डेथ हो गया। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान पर 28 दिसंबर 2005 को 2 आतंकवादियों ने हमला किया, ग्रेनेड फेंके और AK-56 से गोलियां चलाई। यहां हो रहे सेमिनार में हिस्सा लेने आए दिल्ली के IIT के एक प्रोफेसर की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए। पुलिस के मुताबिक हमले को अंजाम देने के बाद आतंकी सलाउद्दीन और गोली चलाने वाला हमजा पाकिस्तान भाग गया। हबीब मियां पर इन दोनों को पाकिस्तान भागने में मदद के आरोप में गिरफ्तार कर ट्रायल के बगैर 4 साल जेल में रखा गया। सलाउद्दीन बाद में लखनऊ में गिरफ्तार हुआ और इकबालिया बयान में उसने हबीब मियां का नाम लिया। इसी बुनियाद पर पुलिस ने हबीब मियां को गिरफ्तार किया था। ये हबीब मियां को आपने 4 साल देखा है। बेंगलोर में ऐसे बहुत सारे केस हैं, 8 साल हो गए, चार्ज भी होते नहीं है केस, और 20-20, 10-12 साल ट्रायल चलते हैं और कुछ भी होता नहीं है। हबीब मियां के खिलाफ जो चार्जशीट थी उसमें एक भी ऐसा कोई विटनेस भी नहीं था, कोई भी ऐसा एविडेंस भी नहीं था जिसमें ना ही हबीब मियां को गिल्ट पॉइंट आउट हो सके और कोर्ट उसको ट्रायल के लिए प्रेस कर सके केस को। मामला सिर्फ यहां हुए हमले के सिलसिले में गिरफ्तार एक शख्स की रिहाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश में आपको कई ऐसे मामले मिल जाएंगे जहां UAPA के तहत गिरफ्तार आरोपियों को सलाखों के पीछे बगैर किसी ट्रायल के कई सालों से रखा जा रहा है, जो कि देश की न्यायिक व्यवस्था के सिद्धांतों के खिलाफ है, जहां कहा जाता है कि किसी को अगर न्याय देने में देर की गई तो इसे माना जाना चाहिए कि उसके साथ अन्याय किया गया है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। दिल्ली सरकार ने अपने इस साल के बजट में घोषणा की थी कि योग को घर घर पहुंचाएंगे, जन आंदोलन बनाएंगे। इसी योजना के तहत दिल्ली के RWA में, सोसाइटी में और मोहल्लों में लोग ठीक से योग सीख सकें, इसके लिए योगा टीचर्स की बाकायदा ट्रेनिंग शुरू हो गई है। ये सब भावी योग टीचर हैं जिनको योग और ध्यान सिखाया जा रहा है। दक्षिणी दिल्ली की दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ने योग में 1 साल का डिप्लोमा कोर्स और 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। 2 अक्टूबर से यहां ट्रेनिंग लेने वाले छात्र दिल्ली के मोहल्लों, RWA और सोसाइटी में सही तरीके से मुफ्त में योग सिखाएंगे। यह कोर्स डिप्लोमा की कोर्स है जो कि 1 साल की है और वह कई सेमेस्टर में बांटा गया उस कोर्स को। पहला जो सेमेस्टर है वो 3 महीने का है। जो यह पहला सेमेस्टर पूरा करते हैं उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से सर्टिफिकेट कोर्स की एक सर्टिफिकेट दी जाएगी और वो इंस्ट्रक्टर हमारे तैयार हो जाएंगे। तो जैसे अभी हमारी कोर्स ये शुरू हुई है तो सितंबर के लास्ट तक हमारी यह टीम तैयार हो जाएगी। उसके बाद अक्टूबर से बिल्कुल इनको समाज में सिखाने का अधिकार है, या बिल्कुल आराम से सिखा सकते हैं। एक बार इनकी ट्रेनिंग होने के बाद कम से कम 25 लोगों का कोई भी समूह इनको योग सीखने के लिए अपने यहाँ बुला सकेगा। अभी जो ये 3 महीने में जो टीचर तैयार होंगे उनके लिए आपको सोसाइटी से जैसे ही मुझे कॉल आता है, जो मेरे यहाँ 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, 30 लोग हैं, ये योग करना चाहते हैं, तो उन सोसाइटी में हम फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली सरकार के द्वारा योग टीचर प्रोवाइड करेंगे, जिसकी कोई चार्ज नहीं देनी पड़ेगी। किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। पहले बैच में 450 छात्र एनरोल हो चुके हैं। ये छात्र योग के कोर्स को स्वास्थ्य और रोजगार दोनों की दृष्टि से देख रहे हैं।
सब लोग मतलब एम्प्लॉयमेंट की तरफ भाग रहे हैं, अपने शरीर के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो मैंने पहले खुद के लिए टाइम निकालना स्टार्ट किया है कि खुद को शरीर सही कर सकूं और उसके बाद स्वस्थ रह सकूं और दूसरों को भी स्वस्थ रख सकूं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? हाँ सर, दोनों ही देख रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम लोग दूसरों को सिखा भी सकते हैं और वर्क भी कर सकते हैं। मार्च में पेश हुए दिल्ली के इस साल के बजट में केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि योग को एक जन आंदोलन बनाएंगे। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया था। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के अंदर पहली बार योग को लेकर कोई डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया है, लेकिन ये जो कोर्स शुरू किया गया है इसकी खासियत ये है कि इसमें ध्यान पर ध्यान ज़्यादा दिया गया है, मेडिटेशन पर ध्यान दिया गया है, सूक्ष्मता पर ध्यान दिया गया है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी शशिकांत झा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं गुजरात के कई इलाकों में आई भारी बारिश के बाद काफ़ी बुरा हाल है। लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पाटन ज़िले से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो परेशान करने वाली हैं। यहाँ लोगों के घरों की आधी मंजिलें पानी में डूब गई हैं। नज़ारा आप देख सकते हैं, हर तरफ पानी ही पानी है। लोगों के घरों में मौजूद सारा सामान खराब हो चुका है। कई जगहों से घरों के ढहने की भी तस्वीरें आई हैं।